नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख से हमारी HCS की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि किस सेक्शन से क्या पोर्शन रहेगा। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लेना अच्छे से, क्योंकि पहले आपको पता तो चले कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है इसका। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है और तथ्यों से बचना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट है उसको छोड़ ही देना है, उसको पढ़ना ही है। फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो फैक्ट होंगे याद करेंगे, कुछ समय के लिए याद होंगे, महीना 2 महीना के लिए, उसके बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, जब तक आपको उसकी वजह, उसका रीज़न, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक आपको कोई भी फैक्ट को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? तो उसमें कैसे तैयारी करनी थी मैंने आपको सारा बताया था। आपको ये भी इस बार ध्यान रखना है कि जीएस का जो रोल रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी के आधार पर मेरिट लगेगी। सीसेट तो जस्ट क्वालिफाई नेचर है, 33% लेने हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब वो भी नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसकी भी तैयारी करनी है साथ में, क्योंकि उसमें पास होना जरूरी है। मान लीजिए जीएस में आप 80 नंबर ले आए और वहाँ फेल हो गए तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ कम से कम 50-60 का टारगेट लेके चलना है कि कैसे आप सेफ स्कोर कर दें वहाँ पर। क्लियर? उसके बाद आपको जीएस का मेरिट के लिए तो जीएस के नंबर जुड़ेंगे, और इस बार जीएस का नेचर भी अलग हो सकता है, क्योंकि पहले क्या था कि सीसेट के नंबर जुड़ते थे तो जीएस हल्की पूछ ली थी। अब जरूरी नहीं है कि जीएस ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जो मेरिट रहेगी इस बार 60 से 70 के बीच में रहेगी, देख लेना, क्योंकि जीएस का थोड़ा लेवल अच्छे वाला लेवल आएगा। क्लियर? तो अच्छे वाले लेवल के लिए ज़रूरी है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हों वो क्लियर ज़्यादा हों। मैंने आपको कहा था कि कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं लेनी, वो सारा मैंने उस क्लास में वीडियो में बताया था। अब आपको ज़रूरी है, देखिए आपने बुक्स भी ले ली मान लीजिए। ठीक है, अब बुक्स में पढ़कर अगर आप उससे कुछ सीख नहीं पाए, या बुक्स में पढ़कर आप उसको काउंटर नहीं कर पाए, ठीक है, या बुक्स में जो बता रखा है एज इट इज़ आपने अपने दिमाग में उतार लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक किताब में लिखी हुई चीज़ को समझ कर आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हो। समझ पा रहे हो? पढ़ने का तरीका यही है सही। अच्छा, तो अदरवाइज़ बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको आप सच मान लीजिए। यदि उस बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको अपने तर्कों के आधार पर, अपने दिमाग से, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आप पुट कर पा रहे हो, काउंटर नहीं कर पा रहे हो, तब उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बुक्स पढ़नी चाहिए, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक्स ना पढ़ें, बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, पढ़ना अच्छा होता है, पर उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, तरीका भी पता होना चाहिए हमें किताब को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप जो भी मैं क्लास दूंगा उसके नोट्स जरूर बनाते चले। ये जैसे कि आज ज्योग्राफी क्लास होगी, ठीक है, हम ज्योग्राफी को और पॉलिटी को साथ में लेके चलेंगे। तो ज्योग्राफी की जो क्लास है, मान लीजिए बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी को आपने अपने स्तर पर पहले पढ़ रखा होगा, जैसा भी, इससे अच्छा भी पढ़ रखा होगा, इससे अच्छा जानते भी होंगे आज की क्लास से। पर आज जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आप पहले उस पर फोकस देना। ठीक है, और नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, देखिए, अगर मैं जो बताता हूँ, जैसे कि आज मैं बिग बैंग थ्योरी बताऊंगा और आपने एज इट इज वो ही उतार दिया, तो ये कोई नोट्स नहीं है। ठीक है, ये इसमें आपने अपना क्या खर्च किया, आपने अपना कुछ खर्च किया दिमाग? नहीं। नोट्स को ऐसे नहीं बनाना बिल्कुल भी, अगर आप ऐसे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। नोट्स कैसे बनाने हैं, देखिए, जैसे ही मैं क्लास में आज जो क्लास दूंगा उस क्लास को आप पहले पूरा देखिए। ठीक है, समझिए कि ये समझाने का क्या प्रयास किया गया है। जैसे ही आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है, आपका कोई प्रश्न है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा जितना संभव हो पाएगा, हर एक का दूंगा, सिंगल बंदे का दूंगा जवाब। ठीक है, आपको कमेंट जरूर करना है कि हाँ मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपको समझ में आता है तभी इस सीरीज़ को आगे चला के फ़ायदा है, अगर नहीं आता है तो क्या फ़ायदा। यही चीज़ें आप जाकर कोचिंग में पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ आपको इसकी फ़ीस कम से कम 30 से 35-50 हज़ार तक देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो भी पूरा नहीं करवाएंगे, और वो भी उस लेवल का नहीं कराएंगे हिंदी मीडियम वालों को, मुझे पता है। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा, एक एक पॉइंट। बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, वो भी किस में, अपनी भाषा में, जो मैं कहूँगा वो नहीं, अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है तो मेंस में आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना, साथ के साथ आपके रिटन की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आपको पहले उसको समझना है अच्छे से, क्लास को आराम से देखना है फ्री माइंड होकर। ठीक है, और कभी भी लेट के क्लास नहीं देखनी, बेड पे या मंजे पे लेट के क्लास नहीं देखनी। ठीक है, आराम से हेडफोन यूज़ करने हैं और बैठ के पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, 2-2 क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, नो डाउट आराम से आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो 2-3 महीने मेरे साथ। ठीक है,
तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी क्योंकि अभी बहुत लंबा चलना है हमें अपने साथ। और ये पहले मैं बता देता हूँ, क्लास का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में रह सकता है, ठीक है। 1 घंटे की तो नॉर्मल क्लास रहेगी इसमें एचसीएस में, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बताना होता है। तो आप ये ना देखें कि लंबी है या छोटी है क्लास, आप ये देखें कि आपको मिल क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए, बातें तो फिर भी चलती रहेंगी बीच बीच में। जैसा कि पॉलिटी की तो मैंने आपको 6-7 क्लास दे भी दी थी, वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी के बाद अंदर की प्रोसीडिंग में जाएंगे हम, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, इसको महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये महाविस्फोट क्यों कहा जाता है, ये आगे आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। बेसिकली जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये बताती है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर काफ़ी सिद्धांत हैं, कई थ्योरीज बनी हुई है। कुछ धर्म की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिनकी सत्यता का कोई भी आपके पास आंसर नहीं है। देखिए, जो धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित होगी चीज़, उसको आप कभी भी सच नहीं साबित कर पाओगे, ठीक है। तो थ्योरी, सिद्धांत किसको माना जाता है? सिद्धांत तभी माना जाता है किसी भी चीज़ को जब उसको तर्कों के साथ क्या कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए, ठीक है। तो बिग यानी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कुछ सिद्धांत हैं जो धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, और कुछ दूसरे सिद्धांत हैं जिनको साइंस के तर्कों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। बट वास्तविकता किसी को नहीं पता, ठीक है। ये बिल्कुल ही, जो भूगोल जो सब्जेक्ट है, बिल्कुल ही आपकी कल्पना पर आधारित है। आप जितनी अच्छी कल्पना कर पाओगे उतना ही अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर मैं आज जो बिग बैंग थ्योरी आज है, ये पूरी तरह से व्याख्या करती हो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी तरह से हुई है, बिग बैंग थ्योरी से हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कभी आप सोचो कि बिग बैंग थ्योरी से ही इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, कोई भी शब्द आएगा ना, पहले उस शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे ही वो शब्द आता है, उसकी इमेज आपके माइंड में बन जानी चाहिए। क्लियर? जैसे यहाँ शब्द आया है ब्रह्मांड, अब कई बच्चों को इसका पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को मैं तो ये मान के चलूंगा कि आपको नहीं पता है, मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करूंगा, और उसकी जैसे ही आगे ब्रह्मांड शब्द आएगा, बार बार कहीं पे भी यूज होगा ब्रह्मांड शब्द, यूनिवर्स शब्द, तो आपके माइंड में झट से इमेज बन जानी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका यही है कि कोई भी चीज हो तो उसकी इमेज आपकी आंखों के सामने दिखे, प्रैक्टिकली बिल्कुल दिखे, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी जो 1927 में जॉर्ज लेमेंटर ने दी, तो जब ये थ्योरी दी गई, शुरू में तो इसको कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। शुरू में इसको कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई, परंतु बाद में जाकर कुछ प्रयोग किए गए, कुछ बीच में ऐसी स्थितियां आई जिनके आधार पर इसको मान्यता मिली, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं, पर जो अब तक सर्वमान्य है, एक्चुअली सिद्धांत नहीं कह सकते, ये क्या है, संकल्पना। और संकल्पना, आप ये मान लीजिए कि संकल्पना का मतलब होता है कि वो अंतिम सत्य नहीं है, ठीक है। संकल्पना अंतिम सत्य नहीं है। संकल्पना होती है कि अब तक जो आपको एविडेंस मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना होता है किसी भी बात का, ठीक है। तो संकल्पना कभी भी अंतिम सत्य नहीं होती है, ठीक है। क्या पता आगे कुछ और रहस्य मिल जाए, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, ठीक है। और वैज्ञानिक डे बाय डे खोज कर ही रहे हैं, नए नए रहस्यों की खोज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी संकल्पना को अंतिम सत्य मत मानना। पर फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सबसे जिसको मान्यता प्राप्त थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहती है, जरा समझना इसको। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की मतलब जब भी मैं ब्रह्मांड यूज करूंगा शब्द, तो आपके माइंड में क्या इमेज बननी चाहिए, ठीक है। देखिए, हमारा सन है, सूर्य है, ठीक है। आपको पता है सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें क्या है, आपका पृथ्वी भी है, 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, प्लूटो है कि नहीं, ये बाद की डिबेट है, ये बाद में सौर तंत्र में हम सीखेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। हमारा ये सूर्य के चारों ओर जो ग्रह लगाते हैं, ये इसका पूरा क्या कहलाता है, सौर परिवार, ठीक है। ये क्या कहलाता है, पूरा इसका सौर परिवार, ठीक है। तो ये सौर परिवार जिस गैलेक्सी में है, जिस आकाशगंगा में है, उसका नाम है मिल्की वे। यानी हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है, जिस आकाशगंगा में है, उसका नाम क्या है, मिल्की वे, ठीक है। इस मिल्की वे के अंदर आपको पता होना चाहिए, इस मिल्की वे के अंदर इस सूर्य जैसे अरबों सूर्य हैं। हमारी पृथ्वी, ध्यान से सुनना, हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। और इस मिल्की वे में अरबों सूर्य हैं, अरबों ग्रह हैं, ठीक है।
उपग्रह हैं। ग्रह क्या होता है, उपग्रह आगे पढ़ेंगे इसको। तो अरबों ग्रह है, अरबों सूर्य है, ठीक है। और इस ब्रह्मांड के अंदर अरबों आकाशगंगाएं हैं, अरबों आकाशगंगाएं हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है, अरबों सूर्य, अरबों ग्रह, अरबों मिल्की वे, ऐसे जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे को, यानी मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है, ठीक है। और इस ब्रह्मांड की अगर बात की जाए तो इसमें अरबों आकाशगंगाएं शामिल है, और एक आकाशगंगा में अरबों सूर्य होते हैं, अरबों ग्रह होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ब्रह्मांड का मतलब क्या है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में बहुत कुछ शामिल है, ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, पेड़ पौधे, जंतु, जल, पानी, हवा, सब कुछ आ जाएगा, स्पेस वगैरह सब कुछ। तो समझ रहे हो कि ब्रह्मांड का शब्द का पूरा मतलब क्या है, क्लियर, ये आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी थी जो वो 1927 के अंदर जॉर्ज लेमेंटर ने पारित की थी, जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। एक्चुअल में ये थे एक बेल्जियम के एक पादरी थे। पादरी आप समझते हो कौन होते हैं, जो चर्च में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे मंदिरों में एक पंडित होता है, वैसे ही चर्च में क्या होते हैं, पादरी। तो आपको पता है कि पहले जो पादरी हुआ करते थे वो अपना धर्म के विषय को भी देखते थे और आपके साइंस के विषय को भी देखा करते थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो ये ब्रह्मांड जो आज हमें दिखाई दे रहा है ना, हमारी आकाशगंगाएं, सूर्य या पृथ्वी जो हमें आज दिखाई दे रहा है ना, ये पहले एक जैसा नहीं था। यानी जैसा आज दिखाई दे रहा है पहले भी ऐसा नहीं था, ठीक है। इसका निरंतर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये निरंतर क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है। ये निरंतर क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। क्या बताया कि आज जो हमें हमारी जो ब्रह्मांड दिखाई देता है वो पहले के समय में ऐसी नहीं थी, ठीक है। और इसका आगे आने वाले समय में भी ऐसी नहीं रहेगी। इसका निरंतर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक है। निरंतर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। निरंतर एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं आकाशगंगाएं, ठीक है। जैसे हमारी मिल्की वे है, ठीक है। और आपको पता है ब्रह्मांड में तो अरबों आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से क्या हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है। ये क्या थी, इनकी एक कल्पना थी, ठीक है। ये क्या थी कि इनकी कल्पना थी, बिल्कुल, ठीक है। और मैंने कहा कि शुरू में तो इसको मान्यता नहीं मिली, पर बीच में 2-3 चीजें ऐसी आएंगी, जैसे कि रेड शिफ्ट थ्योरी जब इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, CMBR आया, तो उसके आधार पर इसकी पुष्टि की जाने लगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर बाद में बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब जो संकल्पना होती है अंतिम सत्य नहीं होता। ये अब तक के एविडेंस के आधार पर, अब तक के प्रैक्टिकल के आधार पर आइडिया लगाया जाता है, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंटर ने बताया कि जो आज हम आकाशगंगाएं देख रहे हैं, जो आज हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये निरंतर ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ये एक दूसरे से क्या जा रही है, जैसे मान लीजिए ये एक आकाशगंगा है, ठीक है, और ये एक आकाशगंगा है। ये दोनों में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आज से 15 अरब साल पहले, 15 अरब वर्ष पहले, आज से 15 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में था, ठीक है। एक छोटे से बिंदु के रूप में था। क्या कहा कि आज से 15 वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में था, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अत्यंत दाब था, ठीक है। अत्यंत ताप, अत्यंत दाब, अत्यंत घनत्व, ठीक है। तो पूरा ब्रह्मांड पहले एक छोटे से सघन बिंदु के रूप में था, जिसका बहुत ही ज्यादा ताप था, बहुत ही ज्यादा दाब था और बहुत ही ज्यादा घनत्व था, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अचानक से इसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट से जो पदार्थ निकले, जो मटेरियल निकले, वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाने लगे। मुझे पता है कि आपके माइंड में कई सवाल आ रहे होंगे कि इसमें विस्फोट कैसे हुआ, ठीक है, और वो एक पदार्थ अगर एक दूसरे से दूर जा रहे थे तो वो बाद में वापस लौट के क्यों नहीं है। ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अभी मिल जाएंगे सारे जवाब, वेट करिए। तो इन्होंने क्या कहा कि पूरा ब्रह्मांड क्या था, एक सघन बिंदु के रूप में था, ठीक है, जिसका अत्यंत ताप था, अत्यंत घनत्व था, अत्यंत दाब था, ठीक है। और इसमें अचानक ही क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट क्यों हुआ, इसके बारे में जॉर्ज लेमेंटर ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसी की यही बिंदु आलोचना में भी फिर लिखने पड़ेंगे आपको। जब आप बिग बैंग थ्योरी की कोई भी चीज़ है, जब आप उसकी आलोचना करते हो तो उसमें इसके लूप होल्स ही लिखते हो, ठीक है। तो यही इसका आलोचना का बिंदु भी बनता है कि ये जो
बिंदु था जिसका अत्यंत ताप, जिसका अत्यंत दाब, जिसका अत्यंत घनत्व था, इसमें विस्फोट क्यों हुआ, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताते हैं। अब मैंने शुरू में कहा था कि इसको महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है विस्फोट का सिद्धांत, इसको समझिए पहले। मान लीजिए आप क्या लीजिए, एक बम लीजिए, बम समझते हो, पटाखा। ठीक है, आप क्या करिए, अब इस पटाखे को पहले पृथ्वी पर फोड़िए। जैसे ही आप इस पृथ्वी पर फोड़ोगे पटाखे को, तो होता क्या है, जब भी हम किसी बम को फोड़ते हैं तो जो उसका जो केंद्र का पदार्थ है, जो उसके केंद्र का जो पदार्थ है या जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, चारों दिशाओं में 3D चारों दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। ये आपको पता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं या बम के जो पार्टिकल्स हैं कितनी दूरी पर जाएंगे। ठीक है, अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूरी पर जाएंगे, एनर्जी कम है तो थोड़ी दूरी पर जाएंगे। और क्या होगा, जैसे ही बम फटता है या बम या पटाखा फटता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, एक बार जितनी एनर्जी होगी उतनी दूरी जाकर दोबारा क्या होंगे, पृथ्वी पर ही आ गिरेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर ही आ गिरेंगे। जरा समझना इसको, देखिए मान लीजिए ये बम है। ठीक है, और जब बम में क्या होता है, फटाका होता है, तो मान लीजिए इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इससे दूर जाते हैं 3D रूप में। 3D का क्या मतलब होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे सारी जगह। ठीक है, तो क्या होगा, एक मान लीजिए यहाँ का जो इसका पार्टिकल था वो यहाँ गया। ठीक है, यहाँ का पार्टिकल था वो यहाँ चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ का पार्टिकल यहाँ जा रहा है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ जा रहा है। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए इसमें और इस बम में और एनर्जी होती तो ये यहाँ तक जाते। ठीक है, अगर इसमें और एनर्जी होती तो ये यहाँ तक जाते। ठीक है, तो देख रहे हो दोनों में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो दूर जाते हैं जब भी कोई विस्फोट होता है उसके मटेरियल, उसके कण। ठीक है, अब जरा समझना कि पृथ्वी पर जब हम किसी पटाखे को फोड़ते हैं तो उसका क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं एक बार जब निकल जाते हैं चारों दिशाओं में, फिर दोबारा पृथ्वी पर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि पृथ्वी का भी तो कुछ गुरुत्वाकर्षण है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको वापस दोबारा खींच लाती है। या फिर वो जब जाते हैं तो वायु का भी घर्षण होता है। हमारे यहाँ पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल भी है, तो उसका भी घर्षण उसको झेलना पड़ता है, तो वो क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा समझिए, इसी पटाखे को आप क्या करिए, इसी पटाखे को आप क्या करिए, अंतरिक्ष में यानी स्पेस में फोड़िए। अब स्पेस में तो ना कोई गुरुत्वाकर्षण है ना कोई वायुमंडल है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पटाखे को स्पेस में फोड़ते हो और यहाँ से जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे, यहाँ से जो भी पार्टिकल्स चारों ओर निकलेंगे, फिर वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, वो चलते ही चले जाएंगे, वो चलते ही चले जाएंगे, वो ऐसे चलते ही चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल निकला कोई, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल एक निकला तो वो ऐसे अपनी गति में चलता ही चला जाएगा, चलता चला जाएगा। यहाँ से निकला तो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, अब जरा समझना। ठीक है, देखिए इस पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुछ समय तो लगा होगा, ये तो मानते हो ना, कुछ समय तो लगा होता है। कोई भी घटना जब घटित होती है कुछ समय तो उसमें ऐड हो ही जाता है। क्लियर, यही चीज़ें आपको इसमें सीखनी है पूरा डिटेल में पढ़ने का मतलब ये कि पूरा समझ में आना चाहिए। देखिए जैसे ये पटाखा यहाँ से फोड़ा, कहाँ पे, स्पेस में तो कोई भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कोई भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो स्पेस में जैसे ही पटाखा फोड़ा, मान लीजिए यहाँ का पार्टिकल पहले यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, क्या ये वापस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वायु जो आपका स्पेस होता है वहाँ तो क्या होता है, निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ तो कोई वायुमंडल नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। ठीक है, सेम पटाखे का यहाँ का जो मटेरियल निकलेगा वो पहले यहाँ जाएगा, फिर 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 यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते चलता चला जाएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, इनकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए आज का वर्तमान समय देखें, अगर आज का हम प्रेजेंट टाइम देखें, मान लीजिए आज के समय ये दोनों यहाँ है। ठीक है, तो अगर आप इसके पास्ट में जाइए तो ये कहाँ जाएंगे, यहाँ दोनों। ठीक है, और पास्ट में जाइए यहाँ, और पास्ट में जाइए, तो ऐसे और पास्ट में करते करते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। ठीक है, सेम यही संकल्पना किसने की, जॉर्ज लेवेंटर ने। ठीक है, जॉर्ज लेवेंटर ने बताया कि आज जो हमें हमारा ब्रह्मांड, पृथ्वी, ग्रह, सूर्य दिखाई देते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। आज से 15 अरब वर्ष पहले ये एक छोटे से बिंदु के रूप में था, जिसमें अत्यंत ताप था, दाब था, अत्यंत क्या था, घनत्व था। अत्यंत ताप, अत्यंत दाब, अत्यंत घनत्व था, और जिसमें अचानक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट क्यों हुआ इसके बारे में वो कुछ नहीं बताते। ठीक है, अचानक विस्फोट हुआ और सारे जो उस बिंदु से जितना भी मटेरियल निकला, जितने भी पदार्थ निकले, वो सारे क्या हो गए, एक दूसरे से दूर जाने लगे। ठीक है, यही है बिग बैंग थ्योरी।
ठीक है। और इन्हीं से जो मटेरियल, इस जो ये बिंदु था ना जो जिसमें अत्यंत ताप और दाब था, इसी बिंदु से ग्रह, उपग्रह, तारे, सूर्य, पुच्छल तारे, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह जो भी है सभी का इन्हीं से निर्माण हुआ। ठीक है, ये क्या थी, एक संकल्पना थी। जैसे कि एक पटाखे को लेकर मैंने समझाया आपको एग्जांपल, सेम यही बिग बैंग थ्योरी है। अब जरा समझना इसको कि ये क्या कहती है। तो बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा कि जो आज हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ वर्तमान, ठीक है। तो वर्तमान में जो हमारा ब्रह्मांड है ये है, मान लीजिए ये हमारा वर्तमान का ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ये शुरू में ऐसा नहीं था। आज से 15 बिलियन ईयर पहले, मैं लिख देता हूँ 15 बिलियन ईयर पहले, ये अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में क्या था, समाहित था, जिसका अत्यंत दाब था, अत्यंत घनत्व था और अत्यंत ताप था। अत्यंत ताप टेम्परेचर, बहुत अधिक टेम्परेचर, बहुत अधिक डेंसिटी, बहुत ही अधिक प्रेशर था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उसको कितना प्रेशराइज किया होगा, कितना घनत्व होगा, कितना टेम्परेचर होगा, और इसमें अचानक विस्फोट होता है। ठीक है, विस्फोट होने के बाद ही ये जितने भी इससे मटेरियल निकलते हैं, और इन्हीं मटेरियल ये क्या होते हैं, जितने पदार्थ निकलते हैं ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और चलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आज का वर्तमान समय है, ठीक है। तो वर्तमान समय में आप पीछे आइए 300 मिलियन साल पहले, 100 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। फिर पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, और इसके पास्ट में जलते चले जाएंगे। देखिए दोनों को अगर आप पास्ट में मिलाते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म कण के रूप में आप आ ही जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये जो भी आज हमें जो भी ग्रह दिखाई देते हैं, जो भी ब्रह्मांड दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं पिछले बहुत समय पहले, इसका उन्होंने अनुमान भी लगाया कि आज से 15 बिलियन वर्ष पहले ये ऐसे रूप में रहा होगा। मैंने फिर कहा है कि रहा होगा, संकल्पना है ये, कोई प्रूफ नहीं है ये, ठीक है। पर बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जिसके आधार पर हम इसको मान सकते हैं कि हाँ ये संकल्पना सही हो सकती है नहीं, ठीक है, हो सकती है, फिर भी संभावना है, ठीक है। और इसको जो नाम दिया कि एक ये क्या था, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, जिसको इन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो जो पूरा ब्रह्मांड था एक बिंदु के रूप में था, जिसका क्या नाम था, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, और इसमें अचानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट क्यों हुआ इसके बारे में वो कुछ नहीं बताते, ठीक है। तो अब जो हमें बिग बैंग थ्योरी में आपको जो पढ़ना है ना, कि इस ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से लेकर वर्तमान तक क्या क्या चेंजेस आए, कब ग्रह बने, कब हमारा जो आप ये कह सकते हैं कि कब हमारा ब्रह्मांड दिखाई दिया, कब उसमें सूर्य बने, कब क्या हुआ, कब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बने, कब एटम बना, कब मैटर बना, ठीक है, कब रेडिएशन आई, कब CMBR बना, कब रेड शिफ्ट थ्योरी आई, ठीक है। क्योंकि बीच में रेड शिफ्ट थ्योरी आएगी, उसी के आधार पर क्या होगा, इसको थोड़ी सी इसकी सत्यता जांच की जाएगी, थोड़ी सी इसको मान्यता मिलती है रेड शिफ्ट थ्योरी और CMBR की वजह से, ठीक है। वो क्या होता है वो आगे पूरा समझा दूंगा, क्लियर। तो इतना आपको समझ में आया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से, ठीक है, जिसमें जिसका क्या था, अत्यंत ताप और दाब था, और उसमें अचानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की वजह से क्या हुआ, सभी एक दूसरे से दूर जाने लगे, ठीक है। और इनको अगर आप पास्ट में लेकर जाकर देखते हो, तो ये आपको एक बिंदु के रूप में पाएंगे। अब आपके माइंड में सवाल होना चाहिए कि ये एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जब ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के रूप में ब्रह्मांड पूरा एक बिंदु के रूप में था, तब वहाँ ना कोई ताप था, वहाँ ना कोई समय था, ना कोई वायुमंडल था, वहाँ क्या था, सिर्फ स्पेस था, स्पेस। और स्पेस में यानी वैक्यूम था, यानी अंतरिक्ष था। तो अंतरिक्ष में क्या होता है, स्पेस में क्या होता है, कोई भी चीज़ को आप फेंकिए या कोई भी पटाखा फोड़िए, तो वो क्या होगा, उससे जो मटेरियल निकलेंगे वो एक दूसरे से क्या होते चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और कभी भी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो आपके समझ में आ जाना चाहिए अब कि इसको महाविस्फोट का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक पटाखे में विस्फोट होता है कि फिर उसके पार्टिकल्स दोबारा वापस नहीं आते अगर उसको हम स्पेस में फोड़ते हैं, ठीक है। तो सेम यही हमारे ब्रह्मांड के साथ हुआ था, क्लियर। अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से लेकर वर्तमान तक, इसकी ना पूरी एक प्रोसीडिंग है, एक पूरी क्या है, एक यात्रा है कि इस समय क्या हुआ, 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 ठीक है। इस पूरी यात्रा को हम पढ़ते हैं। इसी बिग बैंग थ्योरी में हम क्या करते हैं, इस पूरी यात्रा को पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे, देखिए जब ये एक
क्या बोलते हैं, एक सघन बिंदु के रूप में था जिसका सबसे ज़्यादा ताप, सबसे ज़्यादा घनत्व था, उसको हमने नाम दिया प्लांक इपोक या प्लांक ईरा, ठीक है। उसके बाद आया ग्रांड यूनिफाइड ईरा, फिर उसके बाद आया इन्फ्लेशनरी ईरा, फिर उसके बाद आया क्वार्क। अब क्वार्क क्या होता है सारा पता चल जाएगा। हेड्रोन, ठीक है, लैम्पटोन ईरा, फिर न्यूक्लिक ईरा आया, फिर विजिबल ईरा आया कि हमारा ईरा मतलब समय, ठीक है। तो विजिबल ईरा में हमारा ब्रह्मांड दिखने लगा, ठीक है। फिर गैलेक्टिक ईरा आया, गैलेक्टिक में हमारा मतलब गैलेक्सियाँ बनने लगी। फिर स्टेलर ईरा आया, स्टेलर मतलब उसमें स्टार, ग्रह वगैरह, तारे वगैरह बनने लगे, ठीक है। और जो ये वर्तमान की हमें स्थिति दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर प्लांक ईरा से लेकर न्यूक्लियर ईरा तक का, प्लांक ईरा से लेकर आप देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लिक ईरा है, न्यूक्लियर ईरा है, ठीक है, न्यूक्लियर ईरा है, और ये है प्लांक ईरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय था उसको हम कहते हैं रेडिएशन ईरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या था, विकिरण ही दिखाई देती थी, विकिरण ही बना था, इसके अंदर कोई पदार्थ या मैटर नहीं बना था, ठीक है। और मैटर का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ? विजिबल ईरा से लेकर आपके वर्तमान थे, ठीक है। तो विजिबल ईरा से लेकर वर्तमान तक आपके मैटर का निर्माण होना शुरू हुआ, उसमें ग्रह बने, तारे बने, सूर्य बने, ये सारी चीज़ें मैटर में आएंगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, ये सिर्फ रेडिएशन ईरा था, इसमें कोई मटेरियल नहीं बना, कोई मैटर नहीं बना। क्लियर? क्लियर इतना? तो हमें इस पूरी यात्रा को ही पढ़ना होता है बिग बैंग थ्योरी के अंदर। पर उससे पहले हम इसकी कुछ आलोचनाएं भी करेंगे, या फिर जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था फ्रॉड हावेल। एक्चुअली ने क्या किया, इन्होंने इसका मतलब विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मतलब ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी, यानी जिस बिंदु में जो विस्फोट हुआ, तो इससे जो भी मटेरियल निकला वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, ठीक है। और एक दूसरे से जब दूर जाने लगे तो इनके बीच में एक स्पेस बनने लगा, एक गैप बनने लगा। जैसे देखिए इस पॉइंट को देखिए आप, मान लीजिए ये क्या था, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी। जब इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तो यहाँ से एक मटेरियल निकला, फिर यहाँ चला गया वो, फिर यहाँ चला गया, फिर आगे चलता गया, फिर सेम यहाँ से गया, 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 ऐसे चलता चला गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो इनके बीच में क्या हुआ, स्पेस बनने लगा, इनके बीच में क्या हुआ, स्पेस बनने लगा, इसके बीच में देखिए ये क्या हो गया, स्पेस बनने लगे, ठीक है। तो फ्रॉड हावेल ने कहा कि जैसे ही ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में विस्फोट होता है, उससे जो पदार्थ निकलते हैं, उससे जो मैटर निकलता है, तो उनके बीच में जो स्पेस बन रहा है ना, उस स्पेस के अंदर ही नए नए आपके जो भी पदार्थ हैं, चाहे ग्रह है, उपग्रह है या सूर्य है, उसी के अंदर जनरेट होते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा फ्रॉड हावेल ने, कि जो नए पदार्थ बनते हैं, यहाँ पदार्थ का मतलब क्या है, आपके ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो जो नए पदार्थ बनते हैं वो आपके स्पेस में बनते हैं, ठीक है, यानी स्पेस के अंदर बनते हैं। वो कौन सा स्पेस? दो आकाश गंगाओं के बीच में। जैसे मान लीजिए ये सिंगुलैरिटी थी, ठीक है, इसमें विस्फोट हुआ तो एक आकाश गंगा ये बनी, फिर एक आकाश गंगा ये बनी, ठीक है। तो ये एक दूसरे से ऐसे करते करते दूर जाने लगी, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या है, कोई वायुमंडल नहीं है, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ठीक है, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो अब जब दो आकाश गंगाओं के बीच में जो स्पेस पैदा हुआ, देखिए इनके बीच में जो एक खाली स्थान स्पेस पैदा हुआ, ठीक है, इसके बीच में जो खाली स्थान स्पेस पैदा हुआ, तो इसी में क्या हुआ, पदार्थों, नए नए पदार्थों का क्या हुआ, निर्माण होने लगा। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे वगैरह सब इन्हीं में बनने लगे, ठीक है। जबकि जॉर्ज लेवेंटर ने क्या बताया, जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो नए पदार्थ है ना, इन्हीं आकाश गंगाओं के बीच में बनते हैं। कितनी मतलब मजे की बात है। जॉर्ज लेवेंटर ने कहा कि जो ये नए नए पदार्थ हैं वो इन्हीं आकाश गंगाओं के बीच में बनते हैं। जैसे हमारे सूर्य के चारों क्या लगाते हैं, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सौरमंडल है जिस आकाश गंगा में है, क्या उसका नाम, मिल्की वे, ठीक है। और ऐसे इस ब्रह्मांड के अंदर अरबों मिल्की वे हैं, अरबों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया बिग बैंग थ्योरी ने, कि जो नए पदार्थ बनेंगे ना, इन्हीं आकाश गंगाओं के, जैसे ये बिंदु है ना, इसको आप क्या मान लीजिए, आकाश गंगा है, ठीक है। तो इन्हीं आकाश गंगाओं के बीच में जो है नए पदार्थ बनेंगे। जबकि फ्रॉड हावेल क्या कहते हैं कि ये जो नए पदार्थ जनरेट होंगे वो इन आकाश गंगाओं में नहीं जनरेट नहीं होंगे, वो इन दो आकाश गंगाओं के बीच में जो स्पेस बन रहा है, इन स्पेस में बनेंगे, ठीक है। तो दोनों को लेकर भाई अब विवाद हो गया। अब किसकी बात को सही माना जाए, किसको नहीं माना जाए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी आप वैज्ञानिक सत्य तो नहीं है, अभी कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। हाँ, बीच में एक दो बात ऐसी आएगी जिनसे ये लगता है कि हाँ बिग बैंग थ्योरी थोड़ा सा मान्यता प्राप्त है, थोड़ी सी साइंटिफिक है। अब भाई किसकी बात को सही माना जाए, ठीक है। अब इसको लेकर हो गया विवाद।
अब इस बात को सोल्व करने के लिए एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था रेड शिफ्ट थ्योरी। रेड शिफ्ट थ्योरी, ठीक है। ये बेसिकली स्टार को लेकर थी, ठीक है, यानी तारों को लेकर। ये क्या कहती है, देखिए इसमें क्या हुआ कि आपको पता है कि जो तारे होते हैं, सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, बट वो क्या है, हमारी अर्थ के क्या है, पास है, इस वजह से हमें वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ऐसे सूर्य जैसे अरबों तारे इस ब्रह्मांड के अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर चमक रहे हैं। क्लियर, ये तो आपको पता होगा। और तारे हमें रात को क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि रात को हम घूमकर, पृथ्वी पर घूमकर सूर्य के विपरीत दिशा में आ जाते हैं। आप ये मत कहना है कि सूरज घूमकर चला जाता है, ठीक है। ये एक बात अपने आप में ही अनसाइंटिफिक हो जाती है अगर आप इस लेवल की तैयारी करते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सूर्य तो एक जगह निश्चित खड़ा है, घूम कौन रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो हम घूमकर, क्योंकि हम क्या है, गोले में है, और गोले का कोई भी एंडिंग और ओपनिंग और एंडिंग पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे ही हम घूमकर क्या आ जाएंगे, सूर्य के पीछे आ जाएंगे तो हमें रात मिलेगी, सूर्य के सामने आ जाएंगे तो दिन मिलेगा, और रात में फिर हमें इस ब्रह्मांड के अंदर पूरे तारे रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं। कुछ हमें बादलों की वजह से, वायुमंडल की वजह से नहीं दिखाई देते। जब बादल नहीं होते तो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। क्लियर। एक्चुअली 1929 में, तो 1929 में आपकी ये रेड शिफ्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। और ये किसने दी थी, एडविन हबल ने। एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी पेश की। अब इसमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो एक तारे से जो प्रकाश आता है, उन्होंने क्या किया, इसका एक स्पेक्ट्रम लिया। उसका क्या लिया, एक स्पेक्ट्रम। अब पहले स्पेक्ट्रम समझ लीजिए क्या होता है। बेसिकली ये पहले स्पेक्ट्रम समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है, ठीक है, वो किस में आता है, तरंगों के रूप में और कणों के रूप में भी आता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक प्रकाश को ये पूरा सत्यापित नहीं किया गया है कि वो कण है, तरंग है। जहाँ उसकी कण के रूप में पुष्टि होती है तो हम उसको कण मान लेते हैं, जहाँ उसकी तरंग के रूप में पुष्टि होती है तो हम उसको तरंग मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रकाश हमारा सूर्य से जो पृथ्वी पर आता है वो तरंग के रूप में आता है। क्लियर, वो क्या आता है, तरंग के रूप में आता है। और वो तरंगे एक तरंग नहीं आती, उसमें क्या आती हैं, 7 तरंगे आती हैं, जिसमें आप समझते हो गामा, एक्स, इंफ्रारेड तरंगे, ठीक है, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। ये सारी क्या आती है, 7 तरंगों के रूप में आती हैं, ठीक है। इन्हीं 7 तरंगों में एक क्या होती है, आपकी विजिबल रेज, ठीक है, दृश्य तरंगे। विजिबल रेज का मतलब दृश्य तरंगे, जिसको हम देख सकते हैं। और इस विजिबल रेज में आपको पता है 7 कलर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, वोलेट, इंडिगो, रेड वगैरह, ठीक है। तो इस विजिबल रेज में क्या होता है, 7 तरंगे होती हैं, 7 कलर होते हैं, विबग्योर के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब ये हमें कैसे पता चला कि इसमें क्या होती हैं, 7 तरंगे होती हैं या 7 कलर होते हैं, ये कैसे पता चला, ठीक है। तो क्या होता है कि जो विजिबल, जो सूर्य से जो रेज आती है, उसको हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म में से क्या करते हैं, गुजारते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रेज है, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की किरण है। जब हम इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 कलर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जब हम इसको पर्दे पर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 7 कलर में बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो ये 7 कलर में अलग अलग बढ़ जाती है, यही क्या कहलाता है, इसका स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश जब उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर में बढ़ जाता है, यही कहलाता है इसका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आ गया। अब क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, तो उससे आने वाला प्रकाश भी सेम होगा, उसके भी 7 स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो एडविन हबल थे, इन्होंने जो रेड शिफ्ट थ्योरी जो इंट्रोड्यूस की, ये तारे से आने वाले प्रकाश के आधार पर निर्धारित की कि तारे से जो प्रकाश आता है उसका जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के आधार पर इन्होंने बताया। वो स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी पहले समझ लीजिए कैसे बनेगा, कैसे इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। एक्चुअली जो रेड शिफ्ट थ्योरी थी, ये डोपलर इफेक्ट पर आधारित थी। आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा डोपलर प्रभाव। जो डोपलर इफेक्ट है, आप पता है आपको, हम इसको साउंड में भी पढ़ते हैं, ध्वनि में भी और लाइट में भी, दोनों में पढ़ते हैं। ये पहले समझ लीजिए डोपलर इफेक्ट क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो रेड शिफ्ट थ्योरी है ना, यही हमें बताएगी कि ब्रह्मांड है ना, वो फैल रहा है। क्योंकि जब आपको एग्जाम में अगर लिखने के लिए मेंस में आएगा कि आप किन तर्कों के या किन ऐसे 2 या 3 सिद्धांत बताइए, ऐसे 2 या 3 तर्क दीजिए जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो सही है, या ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक है। आप किन आधार पर कहेंगे, या इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आप किस आधार पर कहेंगे कि बिग बैंग थ्योरी का विस्तार हो रहा है, तो आपको ये पॉइंट वहाँ बताना होगा रेड शिफ्ट थ्योरी के आधार पर। फिर वो कहेंगे कि कैसे, तो फिर आपको पूरा ये प्रोसीडिंग समझानी पड़ेगी, जो रेड शिफ्ट थ्योरी से कैसे हमें पता चला कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब जरा समझना रेड शिफ्ट थ्योरी क्या कहती है। रेड शिफ्ट थ्योरी आपके डोपलर इफेक्ट पर क्या थी, आधारित थी। अब ये डोपलर इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ कोई
कार है, ठीक है, ये क्या है, कार है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आप कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कार है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ये क्या करेगा, हॉर्न बजाएगा। जैसे ही ये कार क्या करती है, हॉर्न बजाती है, तो ये जो पर्सन खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, उसको जो इस कार की जो ध्वनि या कहें आवृत्ति सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वो क्या होगी, ओरिजिनल सुनाई देगी, ठीक है। यानी यहाँ कार खड़ी है, अभी चल नहीं रही है, कार खड़ी है, ठीक है, ना इसके पास आ रही है ना दूर हट रही है, और व्यक्ति भी क्या है, खड़ा है। तो जैसे ही ये कार वाला हॉर्न बजाता है, तो इस कार की जो साउंड होगी, जो आवृत्ति होगी, जो इस व्यक्ति को सुनाई देगी, वो सुनाई देगी ओरिजिनल, ठीक है, यानी वास्तविक सुनाई देगी। क्लियर। अब यही व्यक्ति अगर यहाँ जाता है, आगे जाता है, और यही व्यक्ति अगर पीछे जाता है या कार के पास जाता है, तो अगर ये व्यक्ति कार से दूर जाता है, और उसके बाद जब ये कार वाला जब ये कुछ हॉर्न बजाएगा, जो उस हॉर्न की या कहें उस जो ध्वनि सुनाई देगी इस व्यक्ति को, वो क्या रहेगी, वास्तविक नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, आभासी रहेगी। ये प्रैक्टिकल आपने लाइफ में देखा भी होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई ट्रैक्टर वाला म्यूजिक के साथ आपके सामने से आ रहा है रोड पर, और आप बाइक से जा रहे हैं, तो सामने जब आओगे तो आपको कुछ और ध्वनि सुनाई देगी, और जैसे ही आप उसको क्रॉस कर लेते हो ट्रैक्टर वाले को, तब आपको कुछ और ध्वनि सुनाई देती है। ये आप देख सकते हो, क्लियर, आपने प्रैक्टिकल देखा भी होगा लाइव में, ठीक है। तो जैसे ही ये व्यक्ति क्या होगा, इससे क्या होगा, दूर जाएगा अपनी वास्तविक स्थिति से, ये इसकी क्या है, वास्तविक स्थिति, ठीक है। जैसे ही इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा, तो इस कार की जो ध्वनि होगी, जो आवृत्ति होगी, उसे वास्तविक आवृत्ति नहीं सुनाई देगी, उसे आभासी आवृत्ति सुनाई देगी, डुप्लीकेट आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। और जैसे ही, यकीन मानिए, जैसे ये अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होगा, आगे की ओर आएगा, जैसे ही अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होगा, आगे की ओर आएगा, तब भी इसको वास्तविक आवृत्ति ना सुनाई देकर उसको क्या सुनाई देगी, आभासी आवृत्ति सुनाई देगी, ठीक है। और इसी डॉपलर इफेक्ट में इसको क्या माना जाता है, सोर्स, और इसको क्या माना जाता है, श्रोता, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे ही सोर्स और श्रोता के बीच उसकी डिस्टेंस में उसको जब परिवर्तन होता है, यानी सोर्स और श्रोता के बीच उसकी डिस्टेंस में, उसकी दूरी में जब परिवर्तन होता है, तो उसको वास्तविक ध्वनि ना सुनाई देकर उसे आभासी ध्वनि सुनाई देती है। ये कहलाता है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और जो डॉपलर इफेक्ट है वो भी क्या है, रेड शिफ्ट थ्योरी पर आधारित है। और जो यानी एडविन हबल ने जो रेड शिफ्ट थ्योरी दी, वो डॉपलर इफेक्ट पर आधारित थी। अब जरा समझना इसने क्या किया, ठीक है। एडविन हबल ने क्या किया, जो स्टार था, तारे थे, उससे आने वाले प्रकाश का क्या किया, एक स्पेक्ट्रम तैयार किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक स्टार का, कई तारों का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। उसके बाद फिर उन्होंने एवरेज निकाली चीज़। उन्होंने क्या किया, पहले एक ऐसे स्टार का स्पेक्ट्रम लिया जो क्या हो रहा था, पास आ रहा था, ठीक है। यानी एक ऐसे स्टार का स्पेक्ट्रम लिया जो क्या कर रहा था, पास आ रहा था, किसके, पृथ्वी के, ठीक है। तो उसने फिर एक ऐसे स्टार का स्पेक्ट्रम लिया जो पृथ्वी से दूर जा रहा था। उन्होंने 3 स्पेक्ट्रम लिए। एक तो ऐसा लिया कि जो पृथ्वी से पास आ रहा था, फिर एक ऐसा लिया जो पृथ्वी से दूर जा रहा था, ठीक है। वो कैसे लिए, जरा समझना। देखिए रेड शिफ्ट थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, देखिए स्पेक्ट्रम में कैसे लिया। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसा स्पेक्ट्रम लिया, पहले तारे से यानी जो प्रकाश आ रहा था उसका स्पेक्ट्रम लिया, तो वो स्पेक्ट्रम आपको ऐसा मिला, ठीक है, या उनको ऐसा मिला, इस तरह का, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अब ये क्या था, एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम था, ठीक है, ये क्या था, एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम था, मानक स्पेक्ट्रम। उसके बाद उन्हीं तारों का, उसी तारे का, जिस तारे का ये स्पेक्ट्रम लिया ना, ये क्या होगा, मानक स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम। मान लीजिए एक स्टार था, और ये स्पेक्ट्रम कैसे लिया जाता है, स्पेक्ट्रम मीटर से लिया जाता है, यंत्र होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम लिया, ठीक है। स्पेक्ट्रम कैसे क्या होता है ये पता होना चाहिए, और कैसे ली जाती हैं ये आपको पता है, बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, उनके मीटर लगे होते हैं, स्पेक्ट्रम मीटर, उससे आप तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको एटम में भी बताया जाएगा। जैसे ही उन्होंने क्या किया, एक स्टार से आने वाले प्रकाश का जब स्पेक्ट्रम तैयार किया, तो उनको ये स्पेक्ट्रम मिला। पहले मतलब स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आपको पता है ये 7 रंगों में बढ़ जाता है प्रकाश, तो उसको रेड रंग ऐसा दिखाई दिया, फिर ब्लैक, फिर ऐसे वाइट, ऐसा। मैं कहीं यहाँ कलर नहीं थे तो मैंने ऐसे 2-3 रंगों से बना दिया, ठीक है। तो जो उनको स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम मिला वो ये मिला। फिर उन्होंने क्या किया, उसी स्टार का स्पेक्ट्रम लिया जिसका ये लिया, फिर उसको, क्योंकि कंपेरिजन भी तो करना है ना, तुलना भी तो करनी है, तो फिर उन्होंने उसी स्टार का स्पेक्ट्रम लिया, और फिर उसको स्टार का स्पेक्ट्रम क्या मिला आपको, उसको ये मिला, ठीक है। यानी फिर उसने एक ऐसे स्टार का स्पेक्ट्रम लिया जो क्या हो रहा था, दूर जा रहा था, किससे, पृथ्वी से, ठीक है। और फिर उन्होंने
फिर उन्होंने एक ऐसे स्टार का स्पेक्ट्रम लिया जो पृथ्वी से क्या हो रहा था, पास आ रहा था। ठीक है, पृथ्वी के क्या आ रहा था, पास आ रहा था, तो उनको ये स्पेक्ट्रम मिला। फिर उन्होंने एक ऐसे स्टार का स्पेक्ट्रम लिया जो पृथ्वी से क्या जा रहा था, दूर जा रहा था, फिर उसको ये स्पेक्ट्रम मिला। समझ में आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले एक तारे का स्पेक्ट्रम लिया तो उनको स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम ये मिला। ठीक है, और फिर उन्होंने एक ऐसे तारे का स्पेक्ट्रम लिया जो पृथ्वी के पास आ रहा था, फिर ऐसे का लिया जो पृथ्वी से क्या जा रहा था, दूर जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि देखिए जो ये वाला कलर है ना, जो ये वाला कलर है, जो ये यहाँ पे मेरे पास कलर नहीं थे, जो ये वाला कलर है ना, ये वाला कलर जो पास आ रहा था स्टार, उसका जब स्पेक्ट्रम लिया तो उसको ये वाला कलर यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे उसका स्पेक्ट्रम बना। तो आप देख रहे हो, यानी अगर सेम होता, अगर इन स्टारों के यानी इन तारों के बीच में अगर दूरी ना बढ़ती या दूरी में उनके बीच में कोई परिवर्तन ना आता तो जो ये वाला स्पेक्ट्रम था वो यहाँ बनना चाहिए था ना, इस एरिया में बनना चाहिए था, पर ये वाला जो स्पेक्ट्रम बना, ये वाला कलर बना, वो कहाँ बना, यहाँ बना। तो आप देख रहे हैं किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ये ब्लू की तरफ, तो इसको क्या नाम दे दिया, ब्लू शिफ्टेड। ठीक है, कौन से तारे का स्पेक्ट्रम लिया, जो क्या आ रहा था, पृथ्वी के पास आ रहा था। ठीक है, पृथ्वी के क्या आ रहा था, पास आ रहा था। पहले उन्होंने एक स्टैंडर्ड, एक मानक स्पेक्ट्रम ले लिया, फिर उससे तुलना की, फिर एक ऐसे तारे का स्पेक्ट्रम लिया जो क्या हो रहा था, पृथ्वी से दूर जा रहा था, पृथ्वी से क्या जा रहा था, दूर जा रहा था, तो उसका स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो ना, इस कलर का स्पेक्ट्रम यहाँ बनना चाहिए था, इसकी सीध में, देखिए इसकी सीध में ऐसे बनना चाहिए था यहाँ पे, पर वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, रेड की तरफ, तो इसी को नाम दे दिया रेड शिफ्टेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बारी बारी सर कई तारों के स्पेक्ट्रम लिए और जब एवरेज निकाला तो वो देख रहे थे कि रेड की तरफ क्या हो रहे हैं, सभी तारों के जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम समझ रहे हो ना, उससे सूर्य से आने वाले प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है अगर उसको प्रिज्म से निकालते हैं। ठीक है, तो आप उन्होंने कई तारों का लिया, एक का नहीं लिया, कई तारों का लिया, बार बार लेकर देखा तो एवरेज जो झुकाव आ रहा था वो किसकी तरफ आ रहा था, रेड शिफ्टेड की तरफ। ठीक है, और यहाँ रेड शिफ्टेड की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उन तारों के बीच में क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी की जो सबसे पहली पुष्टि हुई वो रेड शिफ्टेड थ्योरी के आधार पर की गई। ठीक है, तो एडविन हबल ने जो रेड शिफ्ट थ्योरी दी तो इस आधार पर पुष्टि की गई कि हाँ भाई बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि पहले झगड़ा था ना कि बिग बैंग थ्योरी सही है या जो एडविन हबल ने कहा, एडविन हबल ने कहा कि वो सही है, फ्रॉड हबल ने कहा वो सही है या बिग बैंग थ्योरी सही है। ठीक है, तो एक्चुअली में इन्होंने कहा, देखिए क्योंकि जो रेड शिफ्टेड थ्योरी थी ना तो वो पूरी तरह से बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या कर पाई और ना ही फ्रॉड हबल की व्याख्या कर पाई, फ्रॉड हबल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने पर एक चीज़ बता दी, इन दोनों की ना आगे की राह को थोड़ा आसान कर दिया। ठीक है, दोनों की आगे की राह को आसान कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई बिग बैंग थ्योरी वाले तुम भी सही हो और फ्रॉड हबल जी आप भी सही हो। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ डिफाइन कर दी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये कंफर्म कर दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो जैसे ही रेड शिफ्ट थ्योरी के द्वारा ये कंफर्म हुआ कि जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, फिर इस पर संकल्पना आने लगी, फिर बिग बैंग थ्योरी को फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा मान्यता मिलने लगी। आगे एक घटना और घटित होगी CMBR की, उस आधार पर, यानी पहली घटना थी रेड शिफ्ट थ्योरी जिसके आधार पर बिग बैंग थ्योरी को थोड़ी मान्यता मिलने लगी। फिर आगे CMBR आएगा, वो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है CMBR। ठीक है, तो पहली घटना क्या थी, रेड शिफ्ट थ्योरी। रेड शिफ्ट थ्योरी ने ये प्रूफ कर दिया कि जो ग्रह, जो ब्रह्मांड है उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, वो एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए ना, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे ना, मान लीजिए आप अपने ऊपर लगा के देखिए, आप अपने आप को सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आप आज यहाँ खड़े हो, आज आप 25 के हो, तो आप पीछे अब जाते जाओगे आपकी कंडीशन क्या होगी, ये बनेगी। तो आप कहीं ना कहीं आप आएंगे 15 के, कहीं ना कहीं आप आएंगे 10 के, कहीं ना कभी आप 5 के रहे होंगे, कभी ना कभी आप 2 साल के रहे होंगे, कभी ना कभी आप गर्भ में रहे होंगे। ठीक है, कभी ना कभी आप माँ के गर्भ में रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद भी देखते हैं ना, तो उसमें भी हम अपना परिवर्तन पाते हैं, कभी ना कभी हम कहीं ना कहीं एक बिंदु से ही आए हैं। क्लियर, सेम ब्रह्मांड को लेकर भी तरह तरह की संकल्पनाएं हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर देख लीजिए, आप देखिए ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर हर क्षण, हर सेकंड, हर मिली सेकंड चेंज होता रहता है। अभी आप जो थे ना, आज से अभी इससे 1 सेकंड पहले वो नहीं रहे। ठीक है, आप में भी चेंज आ गया। मान लीजिए ये पेन है, आपको देखने में तो लगेगा कि भौतिक रूप से देखने में लगेगा कि ये पेन अभी ऐसा है, 1 सेकंड बाद भी ऐसा ही रहेगा, नहीं, पर इसमें भी परिवर्तन आ चुका है। हर
चीज क्षण भर क्षण क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब इसमें क्या चेंज आया होगा, भौतिक रूप से तो आपको लग रहा है कि ये है, पर रासायनिक रूप से ये चेंज आ गया है। ठीक है, इसके अगर मूल्य के रूप में देखें तब भी इसमें चेंज आ गया है। क्यों? क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा है ना, साथ के साथ मूल्यह्रास भी तो घट रहा है। इकोनॉमिक्स में आप डेप्रिसिएशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें लगातार कोई भी वस्तु है उस पर क्या होता है, ह्रास भी तो घटता है, डेप्रिसिएशन गिरावट भी तो घट रही है। ठीक है, तो हर चीज समय क्षण भर क्या होती है, चेंज होती रहती है। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती ब्रह्मांड के अंदर। तो पहली जो थ्योरी दी रेडशिफ्ट थ्योरी के आधार पर, ये थोड़ा प्रूफ हो गया कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो थोड़ी बहुत सच है, साइंटिफिक है, थोड़ी बहुत साइंटिफिक है, उस पर साइंस पे आधारित है कि उसका क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। क्लियर? तो पहली तो ये है। बीच में CMBR की घटना आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगी। क्लियर? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो पहला एविडेंस दिया गया वो क्या दिया गया, बिग रेडशिफ्ट थ्योरी एडविन हबल के द्वारा दी गई। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं कि ये जो प्लैंक इरा था इसमें क्या हुआ, ग्रैंड यूनिफाइड इरा में क्या हुआ, इन्फ्लुएंसरी इरा में क्या हुआ, क्वार्क कब आए, फिर हेड्रोन, लैम्पटोन। ठीक है, ये सारी यात्रा को पढ़ते हैं एक एक को करके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये प्लैंक इरा था इस समय हमारे ब्रह्मांड की स्थितियां क्या थी। ठीक है, तो जब ये प्लैंक इरा में था हमारा ब्रह्मांड, तब इसका जो अगर हम तापमान देखें तो तापमान कितना था इसका, 10 की घात आपका 40 केल्विन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना उच्च ताप था, कितना हाई टेम्परेचर था। यानी आप ये भी समझ सकते हो इसको कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका जो सबसे पहला रूप क्या था, ये था प्लैंक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, जिसको नाम दिया तो ये था प्लैंक इरा। इसको हमने दिया नाम प्लैंक इरा। और इस प्लैंक इरा में, इसके प्लैंक इरा का मतलब काल में, इस काल में जो हमारे ब्रह्मांड का जो ताप था वो कितना था, 10 की घात 40 केल्विन। ठीक है, अगर इसकी समय की बात करें तो आपको पता है कि उस समय कोई भी समय नहीं था। समय क्यों नहीं होगा, जब तक कोई घटना घटित नहीं होगी तब तक कोई समय होगा ही नहीं। ठीक है, तो उस समय माना गया, टाइम माना गया 10 की घात -45 सेकेंड। ठीक है, तो समय क्या था, ब्रह्मांड का जो सबसे शुरुआत में समय क्या था, 10 की घात -45 सेकेंड। उसके बाद देखेंगे आप समय बढ़ता है, कम हो, आगे बढ़ रहा है, 10 की घात -47, फिर ऐसे 10 की घात -32, 10 की घात -12 सेकेंड, ये 1 सेकेंड आया, फिर 100 सेकेंड आया, फिर 3.8 लाख साल आए, फिर 100 मिलियन आए, फिर 300 मिलियन आए, फिर अब समय वर्तमान यानी 15 बिलियन वर्ष आया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समय बढ़ता गया और किस किस समय में क्या क्या घटनाएं हुई, वही तो बिग बैंग थ्योरी है, बस उसी की एक यात्रा है। ठीक है, ऐसे तो बहुत है पर एग्जाम की दृष्टि से हम इतना कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। और जब आप ये चित्र बनाकर लिख भी देंगे ना तो एग्जामिनर आपको खुश होकर 2 चित्र के नंबर ही दे देगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। क्लियर? जब प्लैंक इरा था तो उस समय जो हमारे ब्रह्मांड का तापमान कितना था, 10 की घात 40 केल्विन। ठीक है, और समय क्या था, 10 की घात -45 सेकेंड। अगर उस समय हम अपने ब्रह्मांड का साइज देखें, साइज मतलब आकार देखें, तो उस समय यानी हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटे आकार का कब रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है किस में, जब वो ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के रूप में था, एक बिंदु के रूप में था, यानी प्लैंक इरा में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका सबसे छोटा आकार कब रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे, प्लैंक इरा के समय में। ठीक है, और प्लैंक इरा के समय में इसका आकार कितना था, तो अब देखेंगे 10 की घात -35 मीटर। ठीक है, 10 की घात -35 मीटर। अब इस मतलब समझते हो कि 10 की घात -35 मीटर क्या होता है। देखिए इसके बटे में, इसको अगर आपको सही करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, 1 बटे में 10 की घात 35, क्योंकि नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 10 की घात 35 यानी 35 जीरो लगाएं। ठीक है, 35 क्या लगाएं, जीरो लगाएं, और ये क्या है, मीटर में। ठीक है, तो इसका मतलब भी समझ लीजिए, फिर आपके पूरा माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ 10 की घात 40, 10 की घात -45 का क्या मतलब हुआ। जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 35। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, मीटर, यानी ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा साइज रहा होगा वो क्या रहा होगा, ये रहा होगा। क्लियर? तो 10 की घात 35 का मतलब क्या हुआ कि इसको क्या करिए आप, इसके पीछे 35 जीरोवें लगा दीजिए, अब शून्य डालते रहिए। ठीक है, पहले समझ लीजिए। अब यहाँ क्या है, मीटर, तो आप क्या करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर क्या रखिए, एक अपनी जो वो प्रकार होती है ना, प्रकार खोलिए और क्या करिए, एक सर्कल बना दीजिए। मान लीजिए 1 मीटर है, मान लीजिए, मानने में क्या होता है, 1 मीटर है, और आपने क्या किया, 1 मीटर खोल के इसको क्या किया, एक सर्कल बना दिया, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब इस 10 के पीछे 35 शून्य लगे हैं, तो आप समझ सकते हो 35 शून्य क्या होंगे। अब गिनते जाइए, अब मुझे तो पता नहीं। ठीक है, अब 35 शून्य आप कल्पना कर सकते हो, तो जितने भी 10 के नीचे 35 शून्य लगे हैं ना, इस केंद्र से उसको उतनी बार काटिए, उतनी बार काटिए, तो आप यकीन मानिए अगर आप इस
इसको अगर आप 100 बार भी ऐसे काटते हो ना, 100 बार भी, अगर 100 बार काटने का मतलब कि इसको इतने 35, 10 के पीछे 35 शून्य लगाकर इतने भागों में बांटिए। इतने भागों में अगर आप मान लीजिए 100 बार भी किसी इसको सर्कल को इतने भागों में बांटोगे ना, तो जो आपकी पेन है, यकीन मानिए जिसको आपने पहले बांटा है उसी के ऊपर दोबारा चलने लगेगी। ठीक है, तो वो जो सिंगल आएगा यानी 1/10⁻35वां भाग जो आएगा वो साइज रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना छोटा साइज रहा होगा। क्लियर, ये होता है इसका मतलब। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हमारे ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा साइज रहा था वो क्या रहा था, ये 10⁻45 मीटर। ठीक है, अगर आज की वर्तमान की बात करें यानी यहाँ की बात करें 15 बिलियन वर्ष बाद, यानी इस ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से 15 मिलियन भी नहीं, बिलियन वर्ष बाद, यानी अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा जो ब्रह्मांड है उसका आकार है 10⁻25 मीटर। ठीक है, 10⁻25 मीटर। तो हमारे ब्रह्मांड का कितना विस्तार हो चुका है? 2-3 चीजें हैं इसके अंदर, ध्यान से समझना। देखिए, ब्रह्मांड का सबसे छोटा साइज क्या रहा था? 10⁻35 मीटर, जब वो ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के रूप में था। ठीक है, आज की बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे ब्रह्मांड का क्या साइज रहा है? 10⁻25 मीटर। तो हमारे ब्रह्मांड का प्लांक ईरा यानी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से आज तक कितना विस्तार हो चुका है? कितना विस्तार हो चुका है? तो आप क्या कहेंगे? 10⁻60 मीटर। ठीक है, ये 60 कैसे आया? देखिए 25 तो ये हो गया, और ये 35 क्या है? नेगेटिव है, यानी ये क्या है? पीछे है, नेगेटिव। फिर क्या आएगा? अगर और थोड़ा विस्तार होगा इसका तो क्या होगा? 10⁻−34, फिर 33, ऐसे करते करते आएगा ना। तो 35 तो ये हो गए नेगेटिव वाले, और फिर 0 से चलेगा 25 तक। तो कितना विस्तार हुआ? तो विस्तार कितना हो गया? 10⁻60 मीटर। इतना क्या हो चुका है? हमारे ब्रह्मांड का क्या हो चुका है? विस्तार हो चुका है। आज हमारे ब्रह्मांड का साइज ये है। अब ब्रह्मांड में, अब मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड का साइज ये है, तो अब ब्रह्मांड में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ब्रह्मांड का क्या मतलब है। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या क्या इंक्लूड है, सारी इमेज आपके माइंड में छप जानी चाहिए। क्लियर? तो प्लांक ईरा में ये घटनाएं हुई, क्योंकि उस समय कोई ताप नहीं, कोई समय नहीं था, तो उस समय ये मान लिया गया। कोई घटना नहीं घटित हुई थी, कोई पदार्थ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, कोई मटेरियल, कोई ग्रह, कुछ नहीं था। बस क्या थी? रेडिएशन थी, विकिरण था। क्लियर? तो ये था प्लांक ईरा की जो बातें हैं आपको लिखनी है। तो विस्तार, वर्तमान समय क्या है? वर्तमान साइज क्या है? ये प्रेजेंट का साइज है। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट का साइज। किसका? हमारे ब्रह्मांड का। तो वर्तमान का साइज क्या है? 10⁻25 मीटर। इसका हमारे ब्रह्मांड का कितना विस्तार हो चुका है? तो आप क्या कहेंगे? 10⁻60 मीटर। क्लियर? इतना ये बढ़ चुका है। क्लियर? आगे भी ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि रेडशिफ्ट थ्योरी से ये पूरा क्या हो चुका है? ये अरबों खरबों सालों में होगा। इतना तो आप 3-4 बार मर के, पता नहीं कितनी बार, लाखों बार आप मर के आप दोबारा इस पृथ्वी पे आ जाओगे। ठीक है, वो तो परलौकिक बातें हैं, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अपने भौतिक जीवन में आनंद रहिए, मजे में रहिए। ठीक है, परलौकिक बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, साइंटिफिक चीज़ों में चलिए, बस मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो प्लांक ईरा में ये बातें आपको नोट करनी है। क्लियर? दूसरा आता है आपका ग्रैंड यूनिफाइड ईरा। ठीक है, तो ग्रैंड यूनिफाइड ईरा में क्या हुआ जरा समझिए। ग्रैंड यूनिफाइड ईरा, ईरा का मतलब काल। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो बिग बैंग थ्योरी है इसकी एक यात्रा है कि इस काल में क्या क्या बना, इसमें क्या बना, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इनमें सारे में एक पूरी क्या है कि यात्रा है। ठीक है, तो ग्रैंड यूनिफाइड ईरा में क्या हुआ? जो इस ब्रह्मांड के जो चारों फोर्सेस थी, 4 फोर्सेस यानी 4 क्या थे? बल थे, वो क्या हो गए? एकीकृत हो गए, यूनिफाइड हो गए। यूनिफाइड का मतलब क्या हुआ? एकीकृत हो गए, पर उनका अपना अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं था। वो 4 बल कौन कौन से थे जरा समझिए। यानी ग्रैंड यूनिफाइड ईरा में क्या हुआ? उसका समय काल लिख लीजिए पहले तो। ग्रैंड यूनिफाइड ईरा का मतलब 10⁻43 सेकंड बाद इस ब्रह्मांड में क्या घटना घटित हुई, क्या बना? तो जब 10⁻43 सेकंड का समय आया, यानी इसको हमने क्या नाम दिया? ग्रैंड यूनिफाइड ईरा। जब ग्रैंड यूनिफाइड ईरा का समय आया, उसमें इस ब्रह्मांड के 4 फोर्सेस, 4 बल क्या हो गए? एकीकृत हो गए, यूनिफाइड हो गए, पर उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं था, बस यूनिफाइड हो गए, एकीकृत हो गए। वो 4 बल कौन से थे? 4 फोर्सेस कौन सी थी? पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ये पूरा समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, चौथा है
वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्स, ये चारों बल क्या हो गए आपके ग्रैंड यूनिफाइड ईरा के अंदर क्या हो गए, एकीकृत हो गए, पर इनका सिंगल का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी इस ईरा में, यानी इस ग्रैंड यूनिफाइड ईरा में ये बल बनने लगे थे। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड ईरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वीक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। वीडियो देखिए लंबा जा रहा है, पर आपको मैं यकीन मान रहा हूँ अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको पूरा मजा आ रहा होगा। अब क्या करिए, आप ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसको यहीं होल्ड कर लीजिए, यहीं स्टॉप कर दीजिए, यानी इस ग्रैंड यूनिफाइड ईरा पे स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको रोक लीजिए, पहले इन चारों को समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस ब्रह्मांड की, तो ये जो ब्रह्मांड है किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे सर कण प्लस में बल। अब देखिए, कण तो समझ में आता है, पार्टिकल से तो मिलकर बना है, पर फोर्स का क्या रोल है इसमें। फोर्स का रोल है, जैसे समझिए कि मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन किससे मिलकर बना होगा, तो आप कहेंगे सर एटम से मिलकर बना है, परमाणु से। हाँ, एक बात और, आपको लगता है कि आपने तो अभी तक पढ़ा होगा कि जो एटम होता है, यानी जो परमाणु होता है, उसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये पढ़ा होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं एटम के, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एटम, ये तीन चीज़ें बन जाती हैं तो एटम बन जाता है। ऐसा नहीं है, आपको तो लगता है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एटम बनता है, और एटम दिखाई तो देता नहीं, ये भी क्या है, एक परिकल्पना है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनसे भी छोटे सब पार्टिकल्स होते हैं, इनसे भी छोटे सब पार्टिकल्स होते हैं जो जिनसे मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते कि इसके बाद इनसे मिलकर एटम तो बन गया, पर इनसे पहले भी, यानी इनसे और छोटे सब पार्टिकल होते हैं कुछ, जिनसे मिलकर आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। वो आगे मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे क्या बनता है, क्लियर, क्योंकि तभी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब जरा समझना कि कोई भी ब्रह्मांड है वो किससे, पार्टिकल्स और आपके किसी फोर्स से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये पेन है, पेन किससे मिलकर बना है, एटम से, और एटम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटे कण हैं, नहीं, इनसे भी छोटे कण होते हैं कुछ, वो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब जरा समझना कि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि एटम से मिलकर बना है, ऐसा तो है नहीं एक एटम से मिलकर बना होगा, लाखों अरबों एटम जब इकट्ठे होंगे तब जाकर इस पेन का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जरा समझना कि जो लाखों अरबों एटम्स है उनको किसी ना किसी फोर्स ने तो जोड़ रखा होगा ना, समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को जिस भी ये चीज़ से बना है, एटम से बना है, निर्जीव चीज़ है तो एटम से बना होगा, परमाणु से बना होगा, ये लाखों अरबों परमाणु से मिलकर बना होगा, पर लाखों अरबों परमाणु एक साथ इकट्ठे हैं, क्या वजह है, समझ पा रहे हो, एक साथ क्या है, इकट्ठे हैं, इसकी क्या वजह है, तो किसी ना किसी फोर्स ने उन दोनों को क्या कर रखा होगा, जोड़ रखा होगा। ठीक है, तो जब भी कोई ब्रह्मांड बनता है वो किससे मिलकर बनता है, पार्टिकल और प्लस इन पार्टिकल्स को आपस में कौन जोड़े रखता है, कोई ना कोई बल काम करता है, वो बल ही और कण मिलकर, बल और कण यानी फोर्स और आपका पार्टिकल्स मिलकर ही ब्रह्मांड की रचना करते हैं। क्लियर, चलो समझना। तो आपको मैंने अभी बताया कि पूरा ब्रह्मांड कण और बल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इस कण को जोड़ने के लिए क्या होते हैं, कुछ फोर्सेस काम करती हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, तो आपने सबसे छोटा पार्टिकल सुना होगा एटम, और आपने एटम से भी छोटे सुने होंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सत्य नहीं है, इससे भी कई छोटे सब पार्टिकल्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क। ठीक है, क्वार्क, कई क्वार्कों को मिलाकर प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तो जैसे कई लेप्टॉन होते हैं, लेप्टॉन जब मिल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बनता है। क्वार्क भी अब दो टाइप के होंगे, एक होगा अप क्वार्क, एक होगा डाउन क्वार्क। ठीक है, ये पूरा भी समझ में आ जाएगा, एक होगा अप क्वार्क, एक होगा डाउन क्वार्क। क्वार्कों से मिलकर बनते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेप्टॉन से मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है एटम, एटम से मिलकर बनता है क्या आपका मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है आपका पदार्थ। ठीक है, क्लियर। तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप सबसे छोटा पार्टिकल ना समझे, इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिसका नाम क्या होता है, क्वार्क। ठीक है, तो क्वार्क भी आगे दो टाइप के हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक है, तो जो क्वार्क होता है वो क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल सबसे छोटे पार्टिकल नहीं है, क्या है? क्वार्क। जब आपको इसको बहुत माइक्रो स्तर पर, ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि क्वार्क भी है कुछ, ठीक है। अब क्वार्क क्या है? अप क्वार्क हो सकता है, डाउन क्वार्क, दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अप क्वार्क होता है और एक होता है डाउन क्वार्क, ठीक है। तो जो अप क्वार्क होता है उस पर जो आवेश होता है वो होता है 2/3, 2/3 पॉजिटिव, 2/3 क्या होता है? चार्ज होता है किस पर? अप क्वार्क पर। और जो डाउन क्वार्क होता है उस पर जो चार्ज होता है माइनस का 1/3, कैसा? नेगेटिव। एक पे होता है पॉजिटिव, एक पे होता है नेगेटिव, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा यहाँ से कि जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव आवेश क्यों होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है। आपने पढ़ा होगा ना एटम में, इतना तो पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है उस पर क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। वो क्यों होता है आप समझ में आने वाला है, सारी कहानी आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्वार्क क्या है? सबसे छोटा कण, सबसे छोटा पार्टिकल। और क्वार्क भी क्या है? दो टाइप के, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करें, प्रोटॉन की बात करिए। प्रोटॉन में आपको पता है कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो प्रोटॉन है वो क्या है? एटम के अंदर होता है, पर हम तो मानते हैं कि प्रोटॉन सबसे छोटा है, पर प्रोटॉन से भी छोटे हैं, क्या है? क्वार्क, ठीक है। अब ये प्रोटॉन किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन मिलकर बना है किससे? क्वार्क से। किससे मिलकर बना है? क्वार्क से। क्लियर? क्योंकि क्वार्क क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल्स। अब कितने क्वार्क लगे होंगे, कौन सा क्वार्क लगा होगा वो भी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए जो प्रोटॉन है वो किससे मिलकर बना है? क्वार्क से। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल भी आपको दिमाग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा देर वीडियो को रोकिए और ठंडे से पानी पी के आइए, चाय पीजिए और फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए, फिर आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया ना, क्योंकि आप ऊपर से क्या करिए, फ़ोन को क्या कर दीजिए, ऊपर से लॉक कर दीजिए, कोई मैसेज का आपको नोटिफिकेशन ना आए, कोई कॉल का ना आए, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन होकर सुनोगे तब जाके ये चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट फंडे क्लियर होंगे। आप देखिए धीरे धीरे आपको सारी कहानियाँ क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब आज को ये भी आपको ये पता चलेगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज क्यों नहीं होता, उदासीन क्यों होता है वो, ठीक है। जरा समझिए, तो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है इसको समझिए। प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से। अब क्वार्क क्या थे? दो टाइप के, ठीक है। अप क्वार्क हो सकता है, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पर चार्ज है 2/3 का, डाउन क्वार्क पर चार्ज है माइनस का 1/3 का, ठीक है। बट जो प्रोटॉन बना होता है वो बना होता है 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से, ठीक है। जो प्रोटॉन बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। तो 2 अप क्वार्क लेने हैं और 1 क्या लेना है? डाउन क्वार्क, ठीक है। तो यहाँ क्या लेने हैं? 2 अप क्वार्क, तो 2 अप क्वार्क ले लिए, गुणा में अप क्वार्क कितना है, चार्ज कितना है? 2/3, ठीक है, प्लस 1 क्या लेना है? डाउन क्वार्क, तो 1 डाउन क्वार्क ले लिया, इस पे चार्ज कितना है? माइनस का 1/3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 4/3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 4 में से 1 गया, कितना आएगा? 3। ये तो सोल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो 3 से 3 का कटा कितना आया? 1, और 1 कैसा आया? पॉजिटिव। तो 1 कैसा आया? पॉजिटिव। तो इसी वजह से जो प्रोटॉन होता है उस पर +1 का क्या होता है? चार्ज होता है। उस पर क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है? 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। क्लियर? सेम ऐसे ही न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? 2 डाउन क्वार्क से और 1 अप क्वार्क से। 2 डाउन क्वार्क से और 1 क्या होता है? अप क्वार्क होता है, ठीक है। अब जरा समझना, 2 डाउन क्वार्क ले लिए और डाउन क्वार्क पर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1/3 ले लिया, प्लस 1 अप क्वार्क, 1 गुणा में अप क्वार्क पर चार्ज कितना होता है? 2/3, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 2/3 प्लस 1 की इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2/3। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, कट गया, क्या आएगा? 0। तो इसी वजह से आप देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो इसी वजह से जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन उस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज आवेश क्यों होता है। आप यकीन मानिए, आप अगर मान लीजिए 30-40 हज़ार की आप कोचिंग लेने भी जाएंगे ना, तब भी आपको इतनी गहराई से चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। हिंदी मीडियम वाले तो खासकर, समझ में आ रहा है। तो आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे अच्छे, अपने समझ के पूरा डिटेल में। क्लियर?
तो जो क्वार्क होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा होता है। और कैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता है, न्यूट्रॉन पर आपका न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन फोर्सों का इससे क्या मतलब होता है। अब सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आपका बीच में क्वार्क नाम लूँगा तो आपको फिर दिक्कत आएगी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्वार्क कहाँ से आ गया। क्लियर, समझ में आ गया इतना? चलिए अब समझते हैं ये जो चारों फोर्स थे ना, इसका क्या मतलब है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। अब हमने क्या लिया था, 2 अप क्वार्क लिए थे प्रोटॉन बनाने के लिए और 1 डाउन क्वार्क। ठीक है, तो जब 2 अप क्वार्क लिए, यानी 2 क्या लिए अप क्वार्क, 1 क्या लिया डाउन क्वार्क, इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए, मैंने बताया ना, इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए ना। ठीक है, कोई ना कोई बल तो चाहिए ना। ठीक है, तो यही फोर्स कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो किसके बीच में काम करता है, इसको आप लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में काम करता है, क्वार्कों के बीच में। ठीक है, तो इन्हीं 2 क्वार्कों, किसी भी 2 क्वार्कों, चाहे वो अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, डाउन हो सकता है, अप हो सकता है, किन्हीं भी क्वार्कों को आपस में जोड़े रखने के लिए एक फोर्स काम करती है, जिसका क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आई होप आपको ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्लियर हो गया होगा, आपको क्वार्क भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जरा समझना। जैसे प्रोटॉन और आपके क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने थे, ऐसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका बना होता है लेप्टॉन से। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है, लेप्टॉन से। तो कई लेप्टॉन से मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन जब कई लेप्टॉन आपस में मिल जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। तो इन्हीं लेप्टॉनों को आपस में जोड़कर जो फोर्स रखती है, अब समझ रहे हो ना कि फोर्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर बल क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि कोई भी कण है तो वो स्वतंत्र तो नहीं रह सकता ना। अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है, जैसे ये पेन है, तो ये जिस भी एटम से मिलकर बना होगा तो उस एटम को जोड़कर रखने में एक फोर्स काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, उस फोर्स की वजह से इसके सारे कण के आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर, तो इसी तरह कई लेप्टॉन से मिलकर जब इलेक्ट्रॉन बनता है तो इन लेप्टॉन के बीच में जो इनको जोड़कर रखती है ना, जो फोर्स काम आती है, वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, आपके लेप्टॉन को आपस में जोड़कर रखती है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। देखिए आपको पता है, मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई आवेश है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, अगर ये स्थिर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, कोई भी चार्ज रखा है, स्थिर आवेश है, वो स्थिर है, स्टेबल है, तो आप यकीन मानिए उसके चारों ओर ना एक ऐसा क्षेत्र पैदा होगा जिस पर आप उस आवेश के बल को, फोर्स को आप महसूस कर पाओगे। ठीक है, उसको कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। उसको क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। और जब यही आवेश गति करने लग जाएगा, ठीक है, जब यही आवेश गति करने लग जाएगा तो इसके साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इसमें एक गुण और आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, अपनी तरफ खींचने का, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो जब आवेश स्थिर रहता है तो उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, अनुभव करते हैं। आवेश क्या होता है ये आपको ना विद्युत धारा के चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि आप जैसे पेन को आप रगड़ते थे शुरू बचपन में, अपने बालों के साथ रगड़ा और उसके धूल मिट्टी के कण उस पर चिपक जाते थे। ठीक है, उसमें क्या करते थे हम, उसको आवेशित कर देते थे। आवेशित का मतलब होता था हम या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे या उसको इलेक्ट्रॉन दे देते थे। ठीक है, तो जब भी आवेश में क्या होगा, आवेशित करेंगे हम किसी वस्तु को तो उसके अंदर क्या आ जाता है, एक विद्युत का गुण आ जाता है। ठीक है, विद्युत का गुण आ जाता है। और वही आवेश अगर जब स्थिर रहेगा तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत का क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जिसको हम अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, और यही आवेश जब ये चलने लगेगा, जब ये गतिमान हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, पैदा करेगा। चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ। ठीक है, तो यही आवेश जब गतिमान होता है तो चुंबक क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या करता है, साथ साथ पैदा करता है। क्लियर, तो अब इसका मतलब यहाँ पे आवेश का इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या मतलब है, ठीक है, अब समझिए। तो जो दो आवेश होते हैं ना, दो आवेशों को जो आपस में जोड़ के रखता है या दो आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वह कहलाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, जो दो आवेशों के बीच में कार्य करे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर,
तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दो आवेशों के बीच में जो फोर्स काम करती है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। आगे है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जरा समझना, मान लीजिए ये एटम है, ये क्या है, एक एटम है। तो एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं इसके नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। और अभी आपने सीखा कि जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि जो प्लस प्लस आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, ठीक है। और जो विपरीत आवेश होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये तो आपने सबने जाना भी होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा। चुंबक के समान सिरे क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी दूर फेंकते हैं, और विपरीत सिरे क्या करते हैं, एक दूसरे को चिपका लेते हैं, ठीक है। अब जरा समझना कि मान लीजिए प्रोटॉन पर क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और प्रोटॉन ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रोटॉन होगा, नाभिक के अंदर कई प्रोटॉन होंगे। अब एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने देखा। तो बीच के अंदर, इस केंद्र के अंदर, ठीक है, इस नाभिक में कई प्रोटॉन कैसे रह पाते हैं, ये तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि जब पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये नाभिक में कैसे रह पा रहे हैं। समझ पा रहे हो, एटम के नाभिक में कैसे रह पा रहे हैं प्रोटॉन, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। समझ पा रहे हो ना, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन कैसे रह पाते हैं एक दूसरे से के साथ, ठीक है। तो जो दो प्रोटॉनों के बीच में जो फोर्स काम करती है वो इकट्ठे रह पाते हैं, वो किसकी वजह से रहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ठीक है। तो जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके बीच काम करती है, दो प्रोटॉनों के बीच में काम करती है, ठीक है। तो अब आ जाइए अपनी बिग बैंग थ्योरी पे, ठीक है। तो जो ग्रैंड यूनिफाइड ईरा थी उसका समय ये था, और उसमें चारों बल क्या हो गए थे, एकीकृत हो गए थे, पर सबका किसी का अस्तित्व नहीं था, ठीक है। यूनिफाइड हो चुके थे पर अस्तित्व किसी का नहीं था। वो चार बल कौन से थे, ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। और क्या क्या सीखा आपने इसमें कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्यों नहीं होता कोई भी, ये सारी बातें आपने सीख ली। क्लियर, चलिए उसके बाद हम देखते हैं आपका जो थर्ड आता है वो आता है इन्फ्लेशनरी ईरा, ठीक है। इन्फ्लेशनरी ईरा का अगर हम टाइम देखें तो क्या है आपका 10⁻32 सेकेंड। अब इसका समझ सकते हो, ठीक है। इस ईरा के बाद जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या होता है, तेजी से फैलना शुरू कर देता है, ठीक है, तेजी से फैलना शुरू कर देता है। तो इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी ईरा में क्या होता है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो तेजी से फैलना शुरू कर देता है। क्लियर। उसके बाद जो हमारा चौथा ईरा आता है या चौथा स्टेप आता है वो आता है हमारा क्वार्क का, ठीक है, यानी क्वार्क ईरा। अब आप समझ चुके होंगे क्वार्क ईरा क्या होगा, ठीक है। तो समय तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे 10⁻12, ठीक है, आप यहाँ से देख लेना, नोट कर लेना। अब मैं समझाता हूँ क्वार्क ईरा में क्या हुआ। क्वार्क ईरा में बेसिकली क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, क्वार्क का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, क्वार्क का निर्माण होने लगा। और क्वार्क क्या होता है, सबसे छोटे सब पार्टिकल। तो सबसे छोटे सब पार्टिकल क्या होंगे, क्वार्क होंगे। क्वार्क से मिलकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बनेंगे। फिर लेप्टॉन से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब बन जाते हैं तब आपका एटम बनता है। क्लियर। तो क्वार्क ईरा में बेसिकली क्या हुआ, क्वार्क का निर्माण हुआ। और क्वार्क क्या होता है, क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है। उसके बाद आया आपका हेड्रोन ईरा। हेड्रोन ईरा, इस हेड्रोन ईरा में क्या हुआ समझिए। हेड्रोन का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। इसका अगर हम समय देखें तो 10⁻6 सेकेंड। इसमें क्या हुआ, क्योंकि क्वार्क पहले बन चुके थे, ठीक है। तो क्वार्क का मतलब क्या होता है, क्वार्क से क्या बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और हेड्रोन ईरा का मतलब क्या हुआ कि हेड्रोन का मतलब होता है आपका प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हेड्रोन का, ठीक है। तो हेड्रोन यानी हेड्रोन ईरा में क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके क्या हो गए थे, बन चुके थे, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए थे आपके, बन चुके थे। और हेड्रोन का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, हेड्रोन कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है लेप्टॉन ईरा। लेप्टॉन ईरा, तो लेप्टॉन आपको पता ही है, लेप्टॉन मिलकर क्या बनाते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस लेप्टॉन ईरा में क्या बने आपके, इलेक्ट्रॉन बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। और इसका अगर लेप्टॉन का हम समय देखें तो क्या हुआ, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद क्या हुआ, जब यानी ये समय क्या दिखा रहा है, 1 सेकेंड, यानी जब विस्फोट हुआ ना कि इस समय बाद क्या हुआ, इतने समय बाद क्या हुआ, इतने समय बाद क्या हुआ, इतने समय बाद क्या हुआ, ठीक है। ये चीज़
आपको एक मतलब एक क्या है, कल्पना है, इस कल्पना के आधार पर बताया जा रहा है कि इस समय में क्या हुआ होगा। क्लियर। तो एक समय मतलब लेप्टोन ईरा में क्या हुआ, यानी 1 सेकंड के बाद क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन बनने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे बनते हैं, लेप्टोन से। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, लेप्टोन से क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बनना किस में शुरू हुआ, तो आप क्या कहेंगे, लेप्टोन ईरा के अंदर। क्लियर। उसके बाद है आपका न्यूक्लियर ईरा आता है, ठीक है। न्यूक्लियर ईरा आता है, इसमें क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियस मतलब नाभिक का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, नाभिक का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। और नाभिक में क्या बनेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ईरा में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन चुके हैं। क्लियर। तो न्यूक्लियस आ गया, और न्यूक्लियस कैसे, कई तरह के, कई पदार्थों के न्यूक्लियस आ गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, प्रोटोनियम, ठीक है, इन सब के क्या आ गए, न्यूक्लियस बनने स्टार्ट हो गए। तो न्यूक्लियर ईरा में क्या हुआ, नाभिक का बेसिकली निर्माण हुआ, ठीक है। तो अब जरा समझना कि जो प्लांक ईरा था, प्लांक ईरा से लेकर न्यूक्लियर ईरा तक के बीच को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन ईरा। इसमें कोई पदार्थ बना, ठीक है, कोई पदार्थ नहीं बना, ठीक है, कोई भी पदार्थ नहीं बना। इस न्यूक्लियर ईरा के बाद एक कंडीशन आती है CMBR की। अब ये CMBR समझ लीजिए क्या है, क्योंकि पहला क्या था आपका रेड शिफ्ट थ्योरी, ठीक है, और दूसरा क्या था CMBR। CMBR की वजह से और रेड शिफ्ट थ्योरी की वजह से ही जो बिग बैंग थ्योरी है उसको थोड़ी बहुत प्रामाणिकता मिलती है, कैसी, साइंटिफिक प्रामाणिकता दी जाती है, ठीक है। तो जो आपका CMBR होता है वो ये होता है आपका कॉस्मोस माइक्रोवेव बैकग्राउंड, दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड रेडिएशन, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। बेसिकली जो CMBR है ये 1965 के अंदर 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। CMBR की खोज किसने की थी, 2 साइंटिस्ट थे, उनके नाम लिख दीजिए। एक था रॉबर्ट विल्सन और एक था पेंजियास। इन दोनों ने मिलकर इस CMBR की खोज की थी, कॉस्मोस माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, 1965 में। फिर बाद में इसको 2-3 साल बाद इसी CMBR की वजह से इनको नोबेल भी दिया गया था, ठीक है। एक्चुअली ये क्या बताता है, ये CMBR है इस बात की पुष्टि करती है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो प्राचीन समय में, या जब हम ये कहें कि सिंगुलैरिटी के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या था, तप्त था, गर्म था, जिसके धब्बे आज भी क्या होते हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी CMBR का मतलब क्या होता है, एक ना धब्बा होता है, ठीक है, स्पॉट होते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, अगर हम ना स्पेस से हम अगर अपनी गैलेक्सी को देखते हैं, ठीक है, स्पेस से हम, यानी जो आपके स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, बड़े बड़े यंत्र होते हैं, उनके आधार पर हम अगर स्पेस से यानी अंतरिक्ष से, याद रखिए पृथ्वी से नहीं, अंतरिक्ष से ही देख पाएंगे ना। तो अंतरिक्ष से अगर हम अपने स्पेस को देखते हैं तो हमारा जो ब्रह्मांड है ऐसा दिखाई देता है, सर्पिलाकार, ठीक है, यानी दीर्घवृत्त सर्पिलाकार है हमारा ब्रह्मांड। तो ये हमें अपना ब्रह्मांड स्पेस से दिखाई देता है ना, तो इस ब्रह्मांड में ना कहीं कहीं ऐसे से कहीं कहीं ना थोड़े छोटे छोटे आपको ना स्पॉट दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे, स्पॉट दिखाई देंगे। वो क्या है, वही कहलाता है CMBR, ठीक है। तो जो ये धब्बे हैं ये क्यों बने हैं, ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी, जो ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, वो उस समय अत्यंत गर्म था, ठीक है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा ब्रह्मांड क्या था, अत्यंत गर्म था। और कोई भी चीज़ आप खुद देख लीजिए, कोई भी चीज़ आप क्या करिए, गर्म करिए, ठीक है। कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अगर गर्म है और जब वो ठंडी होती है तो उस पर क्या होते हैं, देखने जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ना, कुछ थोड़े धब्बे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी को वैज्ञानिकों ने क्या कहा, CMBR। और इसको किसके परिप्रेक्ष्य में कहा, ब्रह्मांड के। कैसे, जब अगर हम स्पेस से बड़े बड़े यंत्रों के सहारे, देखा होगा, स्पेस से जब हम अपनी आप ब्रह्मांड को देखते हैं, अपनी आकाशगंगा को देखते हैं या अपने ब्रह्मांड को देखते हैं, तो उसमें हमें थोड़े छोटे कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, जिसका नाम दिया इन्होंने CMBR। किसने दिया, रॉबर्ट विल्सन ने और पेंजियास ने, ठीक है। और ये किस बात की पुष्टि करती है कि हमारी जो हमारा जो ब्रह्मांड था वो कभी न कभी अतीत में, कभी न कभी पास्ट में बहुत ही ज़्यादा क्या था, गर्म था। और गर्म होने की वजह से ही वो जो हमें धब्बे हैं वो आज हमें दिखाई देते हैं CMBR की रूप में। क्लियर। तो ये होता है CMBR। इसी की वजह से क्या हुआ, इनको नोबेल भी मिला। और हाल में ही एक वैज्ञानिक थे जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका क्या नाम था आपका, स्टीफन हॉकिंस। इन्होंने 1968 में कहा
इसी CMBR के आधार पर इन्होंने मतलब एक तरीके से कहें कि बिग बैंग थ्योरी का समर्थन किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ये है ना ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, इस पूरी यात्रा के दौरान यहाँ से लेकर इस वर्तमान के दौरान, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वर्तमान समय के दौरान आपको ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी ना बीच में कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये एक यूनिक है, अद्वितीय है। ठीक है, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये सारी क्या है, संकल्पनाएं हैं। ठीक है, इसके कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है हमारे पास। वैज्ञानिक तथ्य सिर्फ दो हैं। एक क्या है, रेडशिफ्ट थ्योरी से पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है, कैसे, क्यों, हमने स्पेक्ट्रम निकाले। ठीक है, उसके बाद CMBR से पता चला कि ये क्या है, ये क्या बात है, सच, बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके समर्थन में ये क्या है, सच है। ठीक है, और इसके अगर आलोचना में पॉइंट लिखने हो तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें कैसे विस्फोट हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि किस कारण विस्फोट हुआ। ठीक है, और ये किस गति से बढ़ रहा है ये भी नहीं बताया गया। ठीक है, मान लीजिए दो आकाशगंगाएं किसी और गति से भी जा सकती हैं, दोनों की किसी की गति आपस में क्या है, समान नहीं है कि किस गति से आगे बढ़ रहा है और क्या क्या घटनाएं होंगी आगे, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, बस दो चीज़ें हैं, रेडशिफ्ट थ्योरी और CMBR, इस बात की पुष्टि करते हैं कि कभी ना कभी, यानी कहने का मतलब कि बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करते हैं, कभी ना कभी हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक बिंदु के रूप में रहा होगा। ठीक है, तो इसी CMBR का स्टीफन हॉकिंस ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी है ये क्या है, एक यूनिक है। ये आपको पूरी यात्रा के दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कहीं भी ये सिंगुलैरिटी आपको नहीं दिखाई देगी, और इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से हुई है। कितनी अजीब बात थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कहीं भी ये सिंगुलैरिटी नहीं दिखाई देगी। विलक्षणता, सिंगुलैरिटी का मतलब होता है विलक्षणता। ठीक है, ये विलक्षणता आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, और पूरा ब्रह्मांड इसी सिंगुलैरिटी से पैदा हुआ। ये किसने कहा, स्टीफन हॉकिंस ने। क्लियर, CMBR का आपको फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद मैं आपको ऐसे ही लिखवा देता हूँ, ये आपका है विजिबल ईरा। इसमें क्या हुआ, हमारा विजिबल ईरा मतलब हमारा ब्रह्मांड क्या हो गया, आपका दृश्यमान होने लगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ये था ना, ये तो डार्क ईरा थे। ये क्या थे, डार्क ईरा था, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था। ये क्या था, डार्क ईरा। और यहाँ से क्या हो गया, विजिबल ईरा, हमारा ब्रह्मांड थोड़ा दिखाई देने लगा। और जब हम 3.8 लाख साल बाद, यानी इस विस्फोट के, किसके, इस विस्फोट के 3.8 लाख साल बाद हमारा क्या हुआ, ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, विजिबल ईरा हुआ। ठीक है, विजिबल ईरा आया तो हमारा विजिबल का मतलब क्या हुआ, दिखाई देने लगा। ठीक है, उसी के बाद, इसी विस्फोट के बाद, इसी सिंगुलैरिटी के बाद 100 मिलियन वर्ष के बाद, 100 मिलियन वर्ष के बाद क्या हुआ, गैलेक्टिक ईरा आया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है गैलेक्टिक, गैलेक्टिक में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, गैलेक्सियों का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, गैलेक्सियों का क्या हो गया, निर्माण होना शुरू हो गया। क्लियर, तो गैलेक्टिक ईरा में क्या हुआ, गैलेक्सी का निर्माण होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर 300 मिलियन, 100 मिलियन के बाद, 300 मिलियन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आया, स्टेलर ईरा। स्टेलर ईरा, स्टेलर ईरा का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके तारे यानी स्टार, ग्रहों का निर्माण होना शुरू हो गया। स्टार, सूर्य, सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। ठीक है, तो स्टार और सूर्य का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, और आज का जो वर्तमान समय है, यानी 15 बिलियन वर्ष के बाद आज की वर्तमान स्थिति, हमारे पास क्या है, सूर्य भी है, तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सब कुछ है, आकाश, जितने भी आकाशीय पिंड है, पूरा ब्रह्मांड आज के समय है। ठीक है, और आगे क्या होगा, तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी को ही सही मानते हैं तो आगे क्या होगा, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना, आगे तो यही होगा ना, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो ऐसे चलता चला जाएगा। और इसी के आप पास्ट में जाइए, पास्ट में जाइए, इसी के पास्ट में जाइए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप किसी एक बिंदु पे आ जाएंगे, और इसी को क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। तो ये थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को जो जो मैंने बताया इसके नोट्स बना लेना, ये चित्र जरूर बना लेना। ठीक है, और कब, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का काल था, रेडिएशन ईरा। इसमें क्या थी, केवल रेडिएशन थी, एनर्जी थी, सिर्फ विकिरण था, कोई भी मैटर नहीं पैदा हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपके मैटर बनते हैं। मैटर ईरा ये है, क्योंकि इनको हम मैटर ईरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी में क्या हुआ, हमारी गैलेक्सी विजिबल हुई, CMBR आया। ठीक है, गैलेक्टिक ईरा, CMBR की खोज हुई बाद में, गैलेक्टिक ईरा आया यानी गैलेक्सी का निर्माण हुआ, आपके स्टेलर ईरा आया यानी स्टार, ग्रहों, सूर्यों का निर्माण होने लगा। क्लियर, ये है बेसिकली बिग बैंग थ्योरी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी मतलब, अगर आपको बिग बैंग थ्योरी के समर्थन में पॉइंट लिखने हैं, या आपको ये पूछ ले कि किस आधार पर कहेंगे कि बिग बैंग थ्योरी सही है, तो समर्थन में आप 2 पॉइंट जरूर लिखेंगे। ये आपको कहे कि प्रूफ करने के लिए कि आप साबित करिए कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, सही है, और बिग बैंग थ्योरी से आप निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो आप 2 पॉइंट कौन से लिखेंगे, रेडशिफ्ट थ्योरी और आपका
उसका नाम भी लिखेंगे, एडविन हबल 1929 में दी थी और उन्होंने क्या बताया वो पूरा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद CMBR। तो रेड शिफ्ट थ्योरी से क्या प्रूफ हुआ कि ब्रह्मांड क्या कर रहा है, फैल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार से आने वाले, क्योंकि वो डॉपलर इफेक्ट पे आधारित थी, और डॉपलर इफेक्ट से हमने क्या निकाला कि इनके बीच में क्या हो रहा है, कई तारों का स्पेक्ट्रम लिया और एवरेज क्या निकाला कि वो सारे किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रेड की तरफ, ठीक है। और रेड का मतलब क्या था कि ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद तो जो रेड शिफ्ट थ्योरी थी उससे तो ये साबित हुआ कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो जैसे ही ये साबित हुआ ना कि रेड शिफ्ट थ्योरी से कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो बिग बैंग थ्योरी को थोड़ी थोड़ी मान्यता मिलने लगी। बिग बैंग यानी ये अल्टीमेटली बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में था समर्थन, ठीक है। ये अल्टीमेटली बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में क्या थी, बात थी। उसके बाद जब CMBR आया, CMBR ने ये पुष्टि की कि स्पेस से जब हम अपनी गैलेक्सी को देखते हैं, अपने आकाशगंगा को देखते हैं, तो हमें कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। वो ऐसे धब्बे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जब गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद काफ़ी तप्त हो जाती है और उसके बाद जब ठंडी होती है तो हमें इस तरह के धब्बे दिखाई देते हैं, ठंडे होने के बाद उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो CMBR इस बात की पुष्टि कर रहा था कि जो ब्रह्मांड है वो अतीत काल में, प्राचीन काल में क्या रहा होगा, बहुत ही तप्त रहा होगा, बहुत ही तपा होगा, ठीक है। तो ये तो थे 2 पॉइंट इसके जो समर्थन करते हैं। और आलोचना में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि जो जॉर्ज लेवेंटर ने बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से पैदा हुआ है, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से, एक बिंदु से, उसमें अचानक विस्फोट होता है। अब ये विस्फोट क्यों होता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि किस कारण विस्फोट होता है, ठीक है। उसके बाद ये तो एक आलोचना का पॉइंट हो गया कि विस्फोट क्यों होता है। दूसरा कि कई गैलेक्सियां जब बन रही हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, या इनके फैलने की जो गति है वो सभी की समान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक समान गति से फैल रहे हैं। आप यकीन मानिए आज हमारी पृथ्वी ना सूर्य से दूर जा रही है, और हमारा चंद्रमा भी क्या है, सूर्य से दूर जा रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, ठीक है। और ग्रह जितने भी हैं वो भी सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब वो किस गति से जा रहे हैं और कितना जाएंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताती बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बस ये बताती है कि बिग बैंग ये दूर जा रहे हैं, ये सच भी है, ठीक है। ये बात सच भी है कि ये क्या बताती है कि एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका बिग बैंग थ्योरी। इसके एक पॉइंट को नोट कर लेना, और जो भी डाउट होंगे ना कमेंट सेक्शन में बता देना, पूरे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने बिग बैंग थ्योरी किया। कल हम इसके अगली क्लास में हम देखेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है, कैसे ग्रह बने, ठीक है, कैसे स्टार का निर्माण होता है, ठीक है। उसमें देखेंगे कैसे रेड जॉइंट होता है, कैसे ब्लैक होल बनते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।